नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। यूपी में एसआईआर पर सियासी घमासान, फॉर्म 7 के जरिए वोट कटौती और वोट चोरी पर संग्राम के बीच चुनाव आयोग ने एक बार फिर यूपी में एसआईआर की मियाद बढ़ा दी है। अब 6 मार्च तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं, जबकि अंतिम लिस्ट 10 अप्रैल को चुनाव आयोग जारी करेगा। यूपी के मुख्य चुनाव आयुक्त नवदीप रिणवा ने जानकारी देते हुए फॉर्म 7 को लेकर चल रहे विवाद पर कहा कि नाम काटने के लिए फॉर्म 7 भरा जाता है। रजिस्टर्ड मतदाता ही फॉर्म 7 भर सकता है और अब फॉर्म 7 में पूरी जानकारी के साथ नाम कटवाने का कारण बताना होगा। साथ ही एक साथ कई फॉर्म 7 स्वीकार नहीं किए जाएंगे। एक दिन में अधिकतम 10 फॉर्म 7 भरे जा सकते हैं। बीते कई दिनों से फॉर्म 7 को लेकर सियासत गरमाई हुई है। विपक्षी दल, खासतौर से समाजवादी पार्टी, आर पार के मूड में नजर आ रही हैं। वहीं आज बड़ा बयान नवदीप रिणवा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी का, सुनिए क्या कुछ कहा। जनता अपना नाम देख सके ड्राफ्ट मतदाता सूची में। इसमें हमने न केवल भारत निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पे अवेलेबल है ड्राफ्ट मतदाता सूची, सीओ उत्तर प्रदेश के वेबसाइट पे अवेलेबल है, सारे राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स को दे दिया गया है। अब हमने एक निर्देश ये दिए कि जो हमारे बूथ लेवल अधिकारी हैं, प्रति कार्य दिवस 10 से 12 बजे के बीच में पोलिंग स्टेशन पर उपलब्ध रहेंगे और उनके पास ड्राफ्ट मतदाता सूची उपलब्ध रहेगी, जिससे कोई भी मतदाता 10 से 12 वर्किंग डे में अपने पोलिंग स्टेशन पे जाके बीएलओ से मिल सकता है, ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम देख सकता है। इसके साथ ही साथ बूथ लेवल अधिकारी के पास ASDDR लिस्ट यानी एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ, डुप्लीकेट, रिफ्यूज टू साइन, ये वो मतदाता थे जो 27 अक्टूबर 2025 को जिनका नाम था उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में, लेकिन गणना चरण में अन्य कारणों से किसी की मृत्यु रिपोर्ट हुई कि चला गया है। इस कारण से इनका नाम जब 6 जनवरी को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित हुई तो उसमें नहीं रहा। ऐसे लगभग 2,88,00,000 लोग थे। इनके नाम ASDDR लिस्ट में है, बूथ वाइज है। वो लिस्ट भी BLO के पास है। कोई व्यक्ति जाके देख सकता है कि मेरा नाम पहले था तो क्यों कटा, मुझे क्या मरा हुआ दिखा दिया या मुझे शिफ्टेड दिखा दिया या मुझे एब्सेंट दिखाया, तो वो चीज भी जानकारी मिल सकती है। उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग के इस फैसले से पहले अखिलेश यादव लगातार फॉर्म 7 को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग पर हमलावर नजर आ रहे थे और बीते कल उन्होंने कुछ वीडियोस शेयर किए हैं, वो देख लीजिए। फॉर्म 7 हमको निर्वाचन कार्यालय से भरे भराए फॉर्म 7 करीब 12,000 की संख्या में हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए। तो पहली बात तो हमने मैडम को ज्ञापन दिया है कि ये फॉर्म किसने भर के दिया है आपको। चुनाव आयोग ने तो भर के दिया नहीं, क्योंकि वोटर लिस्ट में ऑलरेडी उनका, अभी जो नई वोटर लिस्ट आई है उसमें उनका नाम ऑलरेडी उनका नाम है। तो फिर ये फॉर्म 7 नाम काटने का फॉर्म किसने दिया, जिसने और जिसका उसमें शिकायतकर्ता का नाम दिया और जो मोबाइल नंबर दिया है वो दोनों नहीं लग रहे, ना मोबाइल नंबर वो लग रहा है और ना जिसने शिकायतकर्ता का नाम पड़ा है, ना वो संबंधित शिकायतकर्ता उस गांव का निवासी है। तो ये पूरी तरह से, अब हम एक घटना आपको बाड़ी की बता देते हैं। बाड़ी में मोहिनी मिश्रा BLO हैं। मोहिनी मिश्रा के हस्बैंड जो है विनीत कुमार मिश्रा, वो भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं। उन्होंने बाकायदा प्रिंटेड फॉर्म, मतलब फॉर्म नंबर 7 जिससे वोट कटता है, हमने तो आश्वासन दिया है कि जांच करके कराएंगे, लेकिन हमको ना भरोसा भाजपा पे है, ना भरोसा हमको निर्वाचन पे है कि ये लोग फेयर काम करेंगे, बेहतर जांच करेंगे, हमको भरोसा नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं, अगर एक भी वोट वास्तविक में जो ड्राफ्ट लिस्ट में हमको मिला है और एक भी वोट अगर सही पाया गया है और उसका वोट अगर कटता है तो समाजवादी पार्टी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा आंदोलन इस सिधौली विधानसभा में करेगी। फॉर्म लेके खड़ा हूं, जो कि बूथ संख्या 112, 13, 14, 15, 16, ये 5 बूथों का रिपोर्ट है। राजा मोहल्ला जो शहर का वोट पड़ता है, राजा मोहल्ला बूथ पर गोंडा सदर 296 के ये बूथ है। यहाँ पर BLO से संपर्क करने के बाद ये पता चला कि फॉर्म 7 उनको 100 उपलब्ध कराए गए हैं। उसमें उपलब्ध कराए गए जिन्होंने दस्तखत किया है उनका नाम दिनेश कुमार लिखा हुआ है
और इनका दस्तखत भी, इनका मोबाइल नंबर भी पड़ा हुआ है। और इसमें नाम काटने का कदीरुन निसा ऐसे ही करके कई सारे नाम हैं, रुखसाना बेगम ऐसे करके कई सारे नाम हैं। तो मैंने जब वहाँ के दिनेश कुमार जी, जो दिनेश कश्यप जी हैं, उनसे संपर्क किया। वो सभासद भी रह चुके हैं और इनकी पत्नी मौजूदा सभासद। इनसे मैंने पूछा कि भैया क्या आपने 100 फॉर्म जमा किए? तो इन्होंने कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं क्यों किसी का नाम कटवाऊंगा। हम दिनेश जी के पास गए, दिनेश जी से बात की और दिनेश जी आपके सामने हैं। जो मेरा नाम दिनेश कश्यप है, पूर्व सभासद थे, हमारे इस वक्त पत्नी सभासद है और हमारे वार्ड में नाजायज नाम काटा गया है और हमको जनता परेशान भी बहुत कर रहा है। हमने कहा हमारा सिग्नेचर नहीं है, इसका जांच करा लीजिए, हम जहां कहिए वहां सिग्नेचर के लिए अपना ना ही कर देंगे। हम पूरा भाजपा के नगर उपाध्यक्ष भी है, हमारे नाम से नाजायज फायदा उठा रहे हैं कोई। देखिए, ये भाजपा के नगर उपाध्यक्ष रहे, अभी मौजूदा है कि रहे? मौजूदा हैं। और उसके बाद इनके नाम से फर्जी ये फॉर्म 7 को भर के जमा किया गया है। मैं चुनाव आयोग को ये कहना चाहता हूं, अपने जिले की जिलाधिकारी महोदया से, कि हम लोग बार बार आपको फोन पर बार बार आपको कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और इस बीच फतेहपुर के एक गांव का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी के नेता कथित तौर पर बीएलओ को वोटर लिस्ट से नाम हटाने की लंबी लिस्ट दे रहे हैं और लिस्ट में अधिकतर नाम मुसलमानों के हैं। गांव वाले पूरी घटना के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, वो सुनिए। तो देखिए, ये वीडियो जारी किया गया है जिसमें फतेहपुर में वोट कटौती का खेल जो है वो नजर आ रहा है और अधिकतर बताया जा रहा है कि फॉर्म 7 के जो ये आवेदन है उनमें अधिकतर नाम जो है मुसलमानों के हैं। आरोप ये है कि बीजेपी नेता ने बीएलओ को ये फॉर्म 7 दिए हैं, यानी आवेदन किया है वोट काटने के लिए। और इस बीच एसआईआर पर बड़ा फैसला चुनाव आयोग का आज सामने आया है और एक बार फिर से मियाद बढ़ गई है। अब क्या कुछ सवाल हैं, जरा वो भी देख लीजिए। ग्राफिक्स के जरिए आपको प्राइम टीवी के आज सवाल दिखाते हैं। यूपी में एसआईआर की तारीख अपडेट, क्या इससे थमेगा सियासी कलेश? और अहम सवाल ये भी कि दूसरी बार तारीख बढ़ी, विपक्ष की टेंशन क्या घट गई? दावे आपत्तियों की बढ़ी मियाद, तो क्या खत्म हो जाएगा अब वोट चोरी वाला विवाद? फॉर्म 7 का सीन क्लियर, वोट बचाने की जंग खत्म। तो ये तमाम सवाल और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। मोहम्मद साजिद जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी खास मेहमानों का। और शुरुआत मोहम्मद साजिद जी आप ही के साथ। आज तो आप लोग बेहद खुश होंगे। आज आपकी जो गुजारिश थी चुनाव आयोग से, लगातार जो मांग की जा रही थी कि एसआईआर की मियाद बढ़ा दी जाए क्योंकि फॉर्म 7 वाला घोटाला हो रहा है, अब क्या संतुष्ट हैं इस डिसीजन से चुनाव आयोग के, या अभी भी तकरार जारी रहेगी? देखिए, जहां जहां खामियां होंगी लगातार समाजवादी पार्टी उसको चुनाव आयोग को बताने का कार्य करेगी। एसआईआर पर शुरू से ही समाजवादी पार्टी ने आपत्ति जताई थी कि उसकी जो जिस तरीके से उसको किया गया, पहले कितनी बार लगातार डेट बढ़ा दी गई, अचानक कभी एक बार में ये तय नहीं कर पा रहे हैं ये कब तक होनी चाहिए। तमाम लोग त्योहार मनाकर गए अपने यहाँ से दीपावली का, और उसके बाद एक डेट दे दी गई कि साहब ये इस डेट से जो है एसआईआर शुरू होगा। जब वो लोग घरों से चले गए, उसमें तमाम लोग यूपी के जो देश के अंदर साउथ में काम करते हैं, कोई मुंबई में काम करता है, कोई गुजरात में काम करता है, और देश के बाहर भी है जो विदेशों में काम करते हैं। और ना ही प्रशिक्षण हुआ। बीएलओ को जो उसके एसआईआर के फॉर्म थे वो करीब 15 दिन बाद मिले, वो प्रकाशन होने में समय लगा और इतना प्रेशर था जिसकी वजह से कई लोगों के विचारों की जान चली गई, जिनके परिवार आज भी सदमे में हैं। और अब एक बार फिर जो है वो उसमें लगातार खामियां की जा रही थी। कोई फॉर्म 7 आप लगातार सुन ही रहे होंगे कि किस तरीके से उनको भरकर जमा करा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों से बट रहे थे, कोई विधायक बांट रहा था, कोई नेता दे रहा था। तो ये किस तरीके से चुनाव आयोग को एसआईआर को मजाक बना दिया है। फॉर्म 7 कोई नया इन्वेंशन तो है नहीं चुनाव आयोग का, ये तो पुरानी प्रक्रिया है। एसआईआर में अक्सर ये होता रहा है, फॉर्म 7 फिल किए जाते रहे हैं। इस बार ये हो हल्ला क्यों मचा हुआ है? तो फॉर्म भरेगा, कोई दूसरा आदमी क्यों भर रहा है?
ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके एक नजीर पेश करना चाहिए चुनाव आयोग को कि कैसे लोग भर रहे हो, कैसे बांट रहे हैं। ये काम चुनाव आयोग का है, जिससे पारदर्शिता। और एक आदमी नहीं कह रहा है, आपने सैकड़ों हजारों वीडियो आ रहे हैं जो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी लगातार उन वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाला है, प्रेस ठीक है कॉन्फ्रेंस में कही। मोहम्मद साजिद जी, अभी अभी हम एक वीडियो जो अखिलेश यादव ने ही शेयर किया है वही सुन रहे थे, और उसमें बीजेपी के नगर उपाध्यक्ष खुद मौजूद थे। वो ये कह रहे थे कि मैंने फॉर्म नहीं भरे हैं। आप तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नगर उपाध्यक्ष खुद आके कह रहे हैं कि मैंने फॉर्म नहीं भरे। तो ये भी तो हो सकता है कि किसी की शरारत हुई है। ऐसा नहीं है, एक मामला हो, दो मामला हो, सैकड़ों वीडियो आए हैं। और बाकायदा एक विधायक जी तो कह रहे हैं कि हाँ हम बनवा रहे हैं, हम जो है वो भरवा रहे हैं और लोगों के वोट कटवा रहे हैं, हमारे पास फॉर्म है, हम दे रहे हैं। चुनाव आयोग तो कह रहे हैं ना कि बिना सुनवाई के 27 तारीख अंतिम तिथि है, 27 मार्च, बिना सुनवाई के फाइनल वोटर लिस्ट नहीं प्रकाशित की जाएगी। पहले सुनवाई होगी, देखा जाएगा, उसके बाद ही नाम काटा जाएगा। तो फिर आपत्ति क्यों? पूरी एसआईआर प्रक्रिया अगर आप देखेंगी, अभी जो सुनवाई चल रही है, तो मान लिया किसी का मोहल्ला है, मान लिया लखनऊ में 4 बाग, और उसकी सुनवाई हो रही है सरोजनी नगर में। आप समझिए कि कितनी दूर है कि आदमी 10-10, 15-15 किलोमीटर जाए पूरा काम छोड़कर। तो होना चाहिए जहां का है, वो जिस गांव का है उसके पास पड़ोस में है, 1-2 किलोमीटर की दूरी पर हो, चलो चला जाए। महिलाएं हैं बेचारी, बुजुर्ग हैं, परेशान हैं, और वहां साधन नहीं है। किसी प्राइमरी स्कूल में उन्होंने बिठा दिया, वहां लाइट की व्यवस्था नहीं है, गांवों में लाइट नहीं आ रही है, तो उनका लैपटॉप बंद हो जा रहा है, फिर उनके लिए चार्जिंग की व्यवस्था करके आ रही है, गांव में लैपटॉप चार्जिंग के लिए जा रहा है, तब तक 4 घंटे तक लाइन लगाए हुए हैं लोग। तो व्यवस्थाएं पूरी तरीके से फेल है। लेकिन अब नोटिस दिया गया कि आज 20 लोग सुनवाई होगी, लैपटॉप बीच में ही काम छोड़ गया, 5 लोगों की भी सुनवाई नहीं हुई, बेचारे दिन दिन भर परेशान हो रहे हैं। और वहां से मेरे पास तमाम लोगों के फोन आए, उन्होंने एसडीएम को फोन किए और अधिकारियों को फोन किए, कोई फोन उठाने को तैयार नहीं। और वहां जो लोग बैठे हैं वो इतनी उसमें लंबी प्रक्रिया, जबकि अगर किसी की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो उसके मदर फादर का है, लोग उसकी कॉपी दे रहे हैं, दादा दादी की दे रहे हैं, वो किसी की नहीं मान रहे हैं। और जो विकल्प दिए गए हैं उसको तो सुनने को तैयार ही नहीं है। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, तो परेशान किया जा रहा है क्या ऐसा इन्होंने एसआईआर को बना दिया है कि ये लोगों के लिए सिरदर्द है, जा रही और है, भारतीय जनता पार्टी उसमें लगातार कम नहीं हो रहा है। विपक्ष के प्रश्न जो है वो नहीं थम रहे हैं, विवाद नहीं थम रहा है, क्यों? देखिए अदिति जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव आयुक्त के प्रेस के बाद मुझको लगता है कि विपक्ष को भी इस प्रक्रिया को समझ लेना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि एक दिन में 10 फार्म से ज़्यादा नहीं लिए जाएंगे और रजिस्टर्ड मतदाता ही फार्म भर सकते हैं। तो अब इसके बाद मुझको लगता है कि इस तरह की हरकतें जो हो रही थी या प्रकाश में आ रही थी, वो विषय समाप्त हो जाते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि बीएलओ केवल एक मैसेंजर की स्थिति में है, वो फार्म कलेक्ट तो कर सकता है, फार्म आगे फॉरवर्ड कर सकता है, वो ना नाम जोड़ सकता ना नाम काट सकता है। तो अनावश्यक बीएलओ को टारगेट करने से कोई लाभ नहीं है। जो कुछ होगा अधिकारियों के स्तर पर होगा, निर्वाचन अधिकारी इसका फैसला करेंगे कि किस दस्तावेजों को ग्रहण करके उनका नाम दर्ज किया जाए, किन दस्तावेजों को डिनाई किया जाए, ये उनका विवेक है। तो ऐसे में एसआईआर की प्रक्रिया में जिस तरह से डेट बढ़ाई गई है, जो 6 फरवरी थी डेट, वो बढ़ कर के 6 मार्च हो गई, और फिर उसमें भी 10 अप्रैल तक सारी स्थितियां ड्राफ्ट नई सूची आएगी। तो इतना पर्याप्त समय है। मुझको लगता है कि अब किसी को किंतु परंतु इसमें नहीं करना चाहिए, और सबको स्वस्थ मस्तिष्क से, स्वस्थ मन से इस कार्य में लगना चाहिए। और सब लोग यही चाहते हैं कि एसआईआर हो, मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो। एक भी लेकिन अभी साजिद जी तो कह रहे हैं कि भाई परेशान किया जा रहा है लोगों को, जहां पर वो रहते हैं, जहां पर उनका पता ठिकाना है, वहां से 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, फिर वहां पर टेक्निकल खामियां दिख रही हैं, लैपटॉप खराब हो जा रहा है, कहीं बिजली नहीं आ रही है। ये कहसा रहे, वास्तविकता से ये बहुत परे है। वो अपने शासन काल की उनको याद आ रही होगी जब गाँव में बिजली नहीं आती थी।
अब स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश के सुदूर गांवों में भी जन सेवा केंद्र चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो मुझको नहीं लगता कि जब वहाँ नेट है और बिजली है तो कहाँ से किसका लैपटॉप बिगड़ जा रहा है कि उसको नेट की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है। आज अधिकतम क्षेत्र नेट के कवरेज में है। बिजली 100% गाँव तक पहुंच चुकी है, 100% घरों तक, यानी ऑल इज वेल है, कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष जानबूझकर इसे मुद्दा बना रहा है, टूल दे रहा है। सुनील त्रिपाठी जी, 27 अक्टूबर को प्रक्रिया शुरू होती है एसआईआर की। दूसरी बार ये तारीख जो है वो बढ़ाई गई है। इस बार आपत्ति और दावे करने की तारीख बढ़ाई गई है क्योंकि बीते कई दिनों से हम देख रहे थे फॉर्म 7 पर खास तौर से लगातार तकरार छिड़ी हुई थी। विपक्ष आरोप लगा रहा था कि जानबूझकर वोट काटने की साजिश फॉर्म 7 के द्वारा की जा रही है, मिली भगत से। लेकिन अभी भी संतुष्टि नहीं नजर आ रही है विपक्ष के चेहरे पर। देखिए 27 अक्टूबर जब से एसआईआर लागू हुआ है, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे ऊपर तलवारें खींचते मुझे चैनलों में नजर आते हैं और समाज में मैं देख रहा हूं। जब सरकार समय नहीं बढ़ा रही थी, विपक्ष कह रहा था कि ये लोग आत्महत्या कर रहे हैं, और ये बात मैं भी मानने लिए तैयार था। जो प्रेशर था उनके ऊपर कहीं न कहीं इसमें भी एक प्रभाव डाल रहा था। लेकिन अब समय बढ़ा दिया गया तो साजिद भाई भी दिक्कत हो रही है। लेकिन साजिद भाई की एक बात से हम जरूर सहमत हैं कि जिस तरह से वोट काटे जा रहे हैं एक दूसरे के, ये तो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है मेरे हिसाब से। जो वैध मतदाता है, अगर उसको वोट डालने का अधिकार से वंचित किया जा रहा है इनके प्रकार, तो इसके लिए सरकार भी जिम्मेदार, हम भी जिम्मेदार हैं और चुनाव आयोग भी जिम्मेदार है। लेकिन चुनाव आयोग तो कह रहा है कि सुनवाई के बाद ही फैसला होगा कि किसका नाम जो है लिस्ट से हटाया जाएगा। 27 मार्च की तारीख भी बढ़ा दी गई है सुनवाई के लिए। और चुनाव आयोग के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो 82,684 आवेदन ऐसे मिले हैं फॉर्म 7 के तहत। लेकिन दूसरी तरफ अगर नाम जोड़ने के दावों की बात की जाए तो 37 लाख से ज्यादा आवेदन उसके भी प्राप्त हुए हैं चुनाव आयोग को। देखिए इसमें जो व्यक्ति कहीं चला गया है या दुनिया में नहीं है, तो बहुत से ऐसे लोग हैं कि कोरोना के बाद से दिवंगत हो गए। बहुत से लोग हैं रोजगार की तलाश में बाहर निकल गए, तो किसी ना, और बहुत से लोग हैं जो गांव में जाके यहाँ से अपना नाम कटा दिए, गांव में जाके बस गए जाके, या 3 जगह नाम था उनका, 2 जगह काटा गया, 1 जगह उसे रखा गया। तो ये भी कारण हो सकता है कि इतने मतदाताओं को काटे गए, इनके जोड़े गए। लेकिन सवाल यहाँ ये उठ रहा है स्मृति जी कि जिन मतदाताओं के वोट काटे गए हैं ये तो वो हैं कहाँ? अभी रिजवा साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि कम से कम उनको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि जो मतदाता फार्म लेके आ रहा है वो जीवित है या मृत है, या उसके सिग्नेचर हैं कि नहीं है। और जो दूसरे लोग फार्म बांट रहे हैं भारी मात्रा में, उस पर भी नियंत्रण होना चाहिए। तो मैं बिल्कुल सुनील त्रिपाठी जी, देखिए ये तमाम वीडियोस ऐसे सामने आ रहे हैं जहां पर खुद उस व्यक्ति को नहीं पता है और उसके नाम पर फॉर्म 7 जो है वो बांटे जा रहे हैं। बीएलओ को कई जगह पर प्रेशराइज करने की भी खबर सामने आ रही है। फॉर्म 7 का जो विवाद है वो लगातार इसीलिए तूल पकड़ रहा है। लेकिन क्या ये नहीं लगता कि जो लोग ऐसा कृत्य कर रहे हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए? देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो जान ही नहीं पाएंगे हमारा नाम कटा के नहीं कटा है। जब फार्म आप भर रही हो, हम तो नहीं भर रहे हैं, या हम भर रहे हैं दूसरा भर नहीं रहा, जो वास्तव मतदाता है जब वो फार्म फॉर्मेट नहीं करेगा तो उसको पता भी नहीं लगेगा कि हमारा फार्म क्या भरा गया। जब लिस्ट बन के वहां से आएगी तब पता चलेगा कि हमारा नाम इसमें है कि नहीं है। तो जो ये खेल खेला जा रहा, मैं उस दिन भी कह रहा था अदिति जी आपसे कि ये स्थानीय नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। इसमें जिम्मेदारी सबसे ज्यादा तो हमारे चुनाव आयोग की है, क्योंकि राजनेता चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, सब कुर्सी हासिल करना चाहते हैं मतदाताओं के मत के ऊपर। तो उसमें वो तो और कटाएंगे, और ये परंपरा आज से नहीं, मैं तो देख रहा हूँ कि 30-40 साल चली आ रही है। अब चूंकि हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो हम देख भी रहे, नहीं तो पता चला एक वोट बी डाला है, बी वोट सी डाला है, और जो वास्तव मतदाता है उसको पता जब वहाँ वोट डालने जाता था पता मेरी वोट पड़ गई है। इसके लिए मैं टेन सेशन साहब को धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम उन्होंने एक नया रूल लागू किया। उसके तहत अब ये व्यवस्था खत्म हुई धीरे धीरे, और अब जो वास्तव मतदाता है लगभग वही वोट डालने जाता है। ईवीएम मशीन आई अति जी, तो उससे और फायदा हो गया। पहले क्या होता, बूथ कैप्चरों में जा करके
लोग कैचरिंग करते थे बूथों पे, उसके बाद उसमें पानी डाल देते थे। विवेक जी वरिष्ठ नेता भाजपा के भी देख रहे हो, साजिद भाई बैठे हमारे, ये भी देख लेकिन रहे हैं। विपक्ष तो कहता है ईवीएम ही अब कैप्चर हो गई है। अब देखिए, कहीं न कहीं एक त्रुटि से पूरे समाज को, पूरे सिस्टम को हम दागदार नहीं कर सकते हैं कि एक राजनेता खराब तो सारे लोग खराब, एक मीडिया आदमी खराब सारे लोग खराब है, एक जात का आदमी खराब सारे लोग खराब है। मैं इस बात में विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं मानता हूँ हो सकता है ईवीएम मशीनें, अगर ईवीएम मशीनें सब खराब थी तो साजिद भाई आज उत्तर प्रदेश में कैसे आ गए? भाजपा सरकार लड़खड़ाते लड़खड़ाते बची, कैसे बची? तो उस पे तो खैर इस बार मेरी से विपक्ष ने भी बहुत मुद्दा नहीं बनाया ईवीएम को लेकर के, लेकिन ये एसआईआर में वास्तव में त्रुटियां हो रही, मैं भी मान रहा हूं। इसके लिए सख्त कार्रवाई हो, जैसे आपने आदेश किया कि अगर 2 जगह नाम किसी मतदाता का होगा उसके खिलाफ एफआईआर की जाएगी, इसमें भी आप कर दीजिए कि जो व्यक्ति स्वयं अगर नहीं आ रहा उसका फॉर्म लेकर कोई नहीं आएगा। लेकिन ऐसे मामलों में क्या किया जाएगा जहां पर जिस व्यक्ति के नाम पर आवेदन किया जा रहा है, जिसका फोन नंबर यूज किया जा रहा है, उसे खुद भी नहीं पता है कि उसके नाम से फॉर्म 7 फिल कर करके बांटे जा रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल किया दिया आपने। ये जिम्मेदारी बीडीओ की है, जो फॉर्म रिसीव कर रहा है, कम से कम सबके पास टेक्नोलॉजी, सबके पास फोन है। आप शाम को आधे घंटे टाइम दे दीजिए इसके लिए, देश के लिए आप टाइम दे दीजिए, चुनाव आयोग के लिए भले ना दीजिए, मेरा सुझाव है। आप बैठने बाद फोन कर लीजिए जो फॉर्म आप पास आए हैं 7 के, कि देखिए वास्तव में मतदाता का वोट काटा गया है या इसने स्वेच्छा से अपना वोट कटाया है। अगर आप फोन कर लोगे, फोन मिल रहा है या नंबर नहीं आ रहा है, तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये वैध है या अवैध है। ये जिम्मेदारी बीडीओ की, चूंकि फार्म यहीं से फार्म डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है, तो इसमें बीडीओ को भी ध्यान देना चाहिए। और अगर आप फोन करके कांटेक्ट करते हैं कि आपका नाम काटा गया है, जोड़ा गया है, अब मतदाता कह रहा कि हाँ हम संतुष्ट हैं, तो दे दीजिए, नहीं कह रहा तो हटा दीजिए। कोई ऐसा तो नहीं कि जो फॉर्म दे गया है वो फॉर्म सबमिट हो गया, वो कटेगा नहीं। जी, बीएलओ के ऊपर और अधिक बोझ तो नहीं पड़ जाएगा? अब फिर हर चीज अगर आप जनता के ऊपर डाल देंगी तो हमारे टैक्स से नौकरी क्यों नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि फिर पता चले विपक्ष एक और नया मुद्दा खंगाल ले। मोहम्मद साजिद जी, सहमत हैं आप सुनील त्रिपाठी जी की बात से? दोबारा कुछ आवाज कम आ रही है। साजिद जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? अब बोलिए, आवाज आपकी। जी मोहम्मद साजिद जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसा कि सुनील त्रिपाठी जी अभी बात कर रहे थे, बता रहे थे, सुझाव दे रहे थे कि बीएलओज जो हैं जिनके पास दूसरे नामों से आवेदन आ रहे हैं उनकी पहले वो जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। कहीं विपक्ष फिर इस बात को मुद्दा तो नहीं बनाएगा कि बीएलओज के ऊपर ज्यादा प्रेशर आ रहा है काम का? देखिए, एक तो उसमें जो एसआईआर प्रक्रिया में सुनवाई के लिए लोग लगाए गए हैं उनकी संख्या भी काफी कम है, वहां वो बहुत समय लगा रहे हैं। दूसरी चीज कि ये तो लगातार मांग हो ही रही है, लगातार पहले ही दिन से कर रहे हैं कि एक एक बोर्ड जांच पड़ताल के बाद ही बनाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा जो है वो एक केवल पीडीए के साथ तो हो रहा है कि उनकी जांच पड़ताल हो रही है, बाकी फॉर्म 7 कोई किसी का भी जमा कर दे रहा है, कोई किसी के भी लिए। तो वहां जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं ईमानदारी के साथ इस प्रक्रिया को अंजाम नहीं दिया जा रहा है। और आप देखिए, आप कैमरा लेके, आपने बहुत अच्छे मुद्दे पर आज डिबेट की है, आप कैमरा लेके निकलिए, अपने रिपोर्टरों को भेजिए फील्ड में, उसका रियलिटी चेक कराइए कि लोग जो जा रहे हैं अपने वोट के लिए, जिनको लिए नोटिस दिए गए हैं, उन लोगों को कितनी कितनी दिक्कत आ रही है। शायद आप सभी लोग जानते होंगे गांवों में क्या लाइट की स्थिति रहती है, लैपटॉप कितनी देर तक काम कर सकता है। श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि गांव-गांव हमने बिजली पहुंचा दी है, इंटरनेट पहुंचा दिया है, कहीं कोई आपत्ति नहीं है, ऑल इज वेल है। वो तो गांव-गांव तक पानी भी पहुंच गया था, अभी वहां मंत्री जी को घेर लिया, गांव-गांव तक पेयजल योजना के तहत पानी पहुंच गया था। और लोगों के टंकियों में मंत्री जी कह रहे थे कि अपनी पत्नी की कसम खा लो, अब उन्हीं के विधायक ने घेर लिया और विधायक ने कहा बताइए कहाँ है, मैं कितनी बार लेटर लिख चुका हूं। तो देखिए, पूरी सरकार जुमलों में चल रही है, पूरी सरकार जुमलों में चल रही है। ठीक है, का तो झूठ के मामले में तो इनका मुकाबला ही नहीं है। अगर यही बात लगातार, अभी हमारे एक बिलारी के विधायक थे, पिछली बार विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने कहा कि गांवों में टंकी बनी खड़ी है, पाइपलाइन के लिए पूरे गांव खोद दिए गए, लेकिन पानी नहीं है। तो मंत्री जी ने कहा अपनी पत्नी की कसम खा के कह दो कि पानी नहीं है। जवाब लूंगी, मैं जवाब लूंगी विवेक श्रीवास्तव जी, साजिद जी, लेकिन अच्छी बात यह है कि उस एरिया में पीडीए
की संख्या जो है इतनी नहीं है, वरना आप इसको भी पीडीए वाले एंगल से जोड़ दिए होते, जैसे पाठशाला और एसआईआर को जोड़ दिया है। ऐसा है क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की, सबको साथ लेकर चलने की बात करती है। पीडीए में भी सभी समाज हैं, पीडीए में भी सभी समाज हैं। जो भी गरीब है, पिछड़ा है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, शैक्षणिक रूप से कमजोर है, केवल वो गरीब, पीडीए है। पिछड़ा, अल्पसंख्यक का ही वोट काटा जा रहा है क्या साजिद जी? क्योंकि अभी तो सुनील त्रिपाठी जी कह रहे थे कि ये दोनों तरफ से खेला हो रहा है। देखिए, जो हाँ। वोट आपने अभी तक वीडियो सुने होंगे कि किसका काटा जा रहा है, सबसे ज्यादा किसको टारगेट किया जा रहा है, ये तो आपने लगातार आप लोग सुन रहे होंगे। लगातार वीडियो आ रहे हैं, लोग खुद बना बना के डाल रहे हैं कि मेरा फॉर्म जमा कर दिया साहब। कैसे बूथों पे लड़ाई हो रही है। ठीक है विवेक तो श्रीवास्तव ये तो सबको मालूम है कि किसका वोट काट पीडीए रहा के है। नारे से इतना डर गए हैं क्या कि पीडीए का वोट काटने का खेला चल रहा है? नारे से तो जब से पीडीए बना है, ठीक है, जवाब तो ले लेते इन्होंने हैं, करीब विवेक जी से जवाब ले लेते हैं 8 से साजिद 10 जी। सीटों पे लोकसभा का खेल किया, लेकिन उसके बाद भी समाजवादी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन ने लाकर 33 सीटों पे छोड़ा था। अगर कहीं वहां चुनाव में और ईवीएम में और चुनाव आयोग अगर पारदर्शिता से चुनाव करा देता, तो शायद केंद्र में सरकार भी नहीं होती। और जो दो बाबुओं के सहारे सरकार चल रही है केंद्र की, चंद्रबाबू जी और नीतीश बाबू जी, वो भी नहीं चल पाती। चाहे फरुखाबाद की सीट हो, चाहे फूलपुर की सीट हो, चाहे देवरिया की सीट हो, किस तरीके से हराया गया है ये आपको मालूम है। 33 जीती हुई सीटें सीटें आपके थी, खाते में, 50-50 हजार 37 सीटें विपक्षी दलों के खाते में, उसके बाद भी वहां पर खेला हुआ था। उसके बाद भी यहाँ फरुखाबाद में सर्टिफिकेट देने के लिए कह दिया गया, और उसके बाद गायब हो गए, और फिर उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, दूसरे को दिया गया। जवाब ले लेते हैं विवेक श्रीवास्तव जी से। विवेक श्रीवास्तव जी, देखिए अदिति जी, जिस लोकसभा चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, एक भ्रम का वातावरण बना करके इन्होंने जो बढ़त पाई, उसी आगे उस चुनाव में उसका परीक्षण भी हो गया। जिस पीडीए का नाम लेते नहीं थक रहे हैं, उस पीडीए का फुल फॉर्म इनकी पूरी पार्टी के लोग जिससे मिलिएगा सब अपने अपने अलग अलग बताएंगे। अभी मैं देख रहा था, इन्हीं की पार्टी के एक नेता बता रहा था कि पीडीए का मतलब पावर ऑफ डिम्पल एंड अखिलेश। ये भी नया फुल फॉर्म आया है, अभी मार्केट में नया आया है। हम लोग तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ही जानते थे। इनके कुछ विधायक भी भ्रम से उस पीडीए के फुल फॉर्म को समझ नहीं पाए, वहाँ टहलते हम लोग के बड़े नेताओं के ड्राइंग रूम तक पहुँच गए हैं। तो पहले तो अपने यहाँ तय कर लें कि पीडीए का मतलब क्या है। और रही बात, स्कूलों में भी पढ़ाया जा रहा था पीडीए की पाठशाला में, डी फॉर डिम्पल, हाँ, उसको भी लोग, उसको भी बच्चों ने एक्सेप्ट नहीं किया। वो कहीं मतलब लिख देंगे तो फेल हो जाएंगे, वो भी मतलब नहीं। अब रही बात जो ये कह रहे हैं कि इनके विधायक ने पानी और टंकी की बात, भैया हमारी सरकार में हमने चिंता की, कहीं टंकी बनी, कहीं पाइपलाइन बिछी, ठीक है पानी नहीं पहुंचा, मैं आपकी बात को मानता हूँ, लेकिन दोनों अलग अलग प्रक्रिया है। पाइप अलग बिछती है, टंकी अलग बनती है। टंकी का पावर टेस्टिंग तब होती जब पाइप में पानी पड़ता है, उसी के लगे हाथ पाइप में लीकेज की भी टेस्टिंग होती है। ये सब प्रक्रिया है। चलिए, नई थी, आगे हो जाएगी। हमने चिंता किया, आपके सरकारों में तो बुंदेलखंड का कोई मतलब ही नहीं था, आप तो उसको झांकते भी नहीं थे। और छोड़िए, आप कह रहे हैं दो बाबुओं के सारे सरकार चल रही है। 4 बार आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, जिसमें से 4 में 3 बार तो आप बैसाखी पे ही रहे, और पहली बार हमारी बैसाखी पे रहे जी। लेकिन चिंता तो दूसरी बार हमारी किनारे से बैसाखी पे रहे। चिंता तो विवेक श्रीवास्तव जी आपको भी होनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही के वोट काटने की साजिश रची जा रही हो, शरारत की जा रही हो पार्टियों के द्वारा। क्योंकि देखिए, आप ही के नगर अध्यक्ष का ये बयान अभी हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि हमारे नाम से फॉर्म 7 भरा गया है, लेकिन हमें खुद नहीं पता है। मैं वही सुन रहा था। अखिलेश यादव शेयर कर रहे हैं वीडियो। नहीं, बिल्कुल होता है, सुना गया है। देखिए, इसमें फॉर्म 7 में दिक्कत क्या है कि ज़्यादातर उन्हीं लोगों के द्वारा भरा जाता है जो मौके पे नहीं होते हैं।
कारण जैसे जो मर गया वो तो फार्म भरने आएगा नहीं 7, तो उसका फार्म 7 तो कोई परिवार का कोई दूसरा ही लेके आएगा। जो कोई विदेश चला गया तो भी भरने नहीं आएगा, उसका भी कोई परिचित हितैषी मित्र ही भरेगा फार्म 7। जो भरेगा फॉर्म उसको तो पता होना चाहिए कि मैंने फलाने पर्सन का फॉर्म 7 भरा है। बिल्कुल मैं उस बात से सहमत हूँ। अब इसमें जो लोग इस तरह की हरकतें करके चुनाव आयोग की इस SIR की प्रक्रिया को पलीता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको चिन्हित कर कार्रवाई के दायरे में लाना चुनाव आयोग का काम है। जहाँ तक सरकार का विषय है, सरकार ने पूरा राज्य कर्मचारी चुनाव आयोग को उपलब्ध कराए हैं, सारे BLO राज्य के ही कर्मचारी हैं, ठीक है, जो दिए गए हैं। आज वो चुनाव आयोग की ड्यूटी कर रहे हैं और मुझको लगता है कि SIR की प्रक्रिया अपने परिणाम की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, ये चुनाव आयोग का काम है, लेकिन 27 जनवरी को जो राजनीतिक दलों के साथ मीटिंग हुई थी आयोग की, उसमें क्या ये मांग रखी गई थी कि जो लोग ऐसी शरारत कर रहे हैं, ऐसी गुस्ताखी कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो, एक्शन लिया जाए? देखिए, ये मांग चुनाव आयोग के संज्ञान में है, तभी तो चुनाव आयोग ने आज गाइडलाइन जारी की है कि कार्रवाई की कोई बात नहीं कही है, कार्रवाई की कोई बात नहीं कही गई है। मोहम्मद साजिद जी, क्या समाजवादी पार्टी ने ऐसी कोई डिमांड रखी थी कि जो लोग ऐसी शरारत कर रहे हैं या साजिश रची जा रही है तो उसकी जांच की जाए और उस पर कार्रवाई की जाए? पहले ही दिन से लगातार जो है वो ये मांग की जा रही थी, और पिछले दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब नोटिस की प्रक्रिया शुरू हुई थी तभी ये कहा कि हम लोग FIR भी कराएंगे और इसके लिए बाकायदा अपने BLA के पास FIR का एक प्रोफार्मा भी बनाने की तैयारी है, और हम लोग उसके लिए जो है वो ऐसे लोगों को चिन्हित करके जो लोग कर रहे हैं ये कार्य, उनको उस प्रोफार्मा के तहत FIR कराई जाएगी। लेकिन FIR के लिए जब एक आध जगह ये चीज गए तो वहां कह दिया ये तो चुनाव आयोग का काम है, चुनाव आयोग को कराना चाहिए। कि साथ चुनाव आयोग कोई भी अगर गलत वोट बना रहा है तो चुनाव आयोग की कहीं ना कहीं ईमानदारी पर, विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनाव आयोग विश्वसनीयता के साथ हर आदमी का एक एक जो वोट पात्र है उसका वोट बनना चाहिए, वोट डालना चाहिए। लेकिन कोई अपात्र अवैध रूप से अभी भी विश्वास नहीं हुआ है क्या मोहम्मद साजिद जी? मियाद बढ़ने के बाद भी विश्वसनीयता नहीं है चुनाव आयोग पर आप लोगों की? देखिए, मियाद तो अगर कहीं लोग, चुनाव आयोग पहले ही दिन से ये कह देता कि हमारी प्रक्रिया 3 महीने चलेगी और 1 महीना बाद जो है वो मार्च तक हमारा जो है वो नोटिस और ये सब काम चलेगा, तो जो BLO बेचारों की जिंदगी चली गई आफादाफी में, अफरा तफरी में। ये तो उन परिवारों के, कम से कम वो अपने परिवार के साथ होते, जो कहीं ना कहीं बेचारे उस अफरा तफरी के बीच बेचारे दुनिया से चले गए, इतना काम का बोझ था तो वो लोग इस दुनिया में होते। दूसरा, जो लोग अपना काम छोड़कर बेचारे आए दोबारा की अपने वोट बनवाने के लिए, इतनी वो नहीं थी, वो लोग आराम से आते। तो ऐसा यूपी में SIR को किया गया है कि आप समझिए कि पहले ही दिन से इसको लेके अफरा तफरी है। और कहीं ना कहीं आप जब 1 महीने का समय दे रहे थे कि हम 1 महीने में ये कर देंगे, तो आपने प्लानिंग नहीं की, इसीलिए तो आज आपको बढ़ाना पड़ रहा है। कहा 3 नवंबर से, और आप अब जो है वो 10 अप्रैल तक पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं एक खामियां ही थी। और अभी भी चुनाव आयोग अगर 10 FIR करा दे, जो लोग फॉर्म 7 भरकर भेज रहे हैं, तो ये सब चीजें बंद हो जो लोग कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहा है। और जो अभी हमारे साथी ने कहा कि बाई इलेक्शन में जो है वो जनता ने PDO को सबक सिखा दिया था, तो देखिए बाई इलेक्शन कैसे हुआ था। रिवाल्वर लेके दौड़ाए गए थे मतदाता, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया ने देखा, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे थे। बूथों के पास गड्ढे खोद दिए गए थे जिससे कि वोटर ना पहुंच पाए। कैसा बाई इलेक्शन हुआ है, आपने सबने देखा है कि किस तरीके से रिवाल्वर लेके महिलाओं को वोट दौड़ा रहे थे कि महिला वोटर बूथ तक नहीं आओ, और धमका रहा था कि अगर आइए तो मैं जो है वो आपको गोली मार दूंगा। क्या कैसा नंगा नाच किया गया था, ये सबने देखा है। जब आप वोट डालने ही नहीं दे रहे हैं तो कहाँ जो है वो चुनाव है और कहाँ जो है वो चुनाव आयोग है? अरे चुनाव आयोग का काम है। आप देखिए, लोग आज भी जो है वो TN सेशन को याद करते हैं कि साहब उनके समय में चुनाव प्रक्रिया थी। लेकिन आज की टाइम में कहीं भी, चाहे बंगाल हो चाहे महाराष्ट्र हो, हर चुनाव के बाद एक बड़ा घोटाला,
देखिए एक एक घर में 10-10 हजार, 5-5 हजार, 500 वोट निकले और ये सिद्ध किया गया, बाकायदा उसका डाटा दिया गया। ठीक है मोहम्मद लेकिन साजिद चुनाव जी, आयोग ने क्या किसी के मोहम्मद खिलाफ कोई साजिद एफआईआर जी, कराई? डाटा कुछ नहीं आ हुआ, गया, क्योंकि कहीं ना कहीं एटम बम चुनाव था वो आयोग तो एटम खुद बम कहीं ना था, कहीं संदिग्ध है। कथित तौर पर वो एटम बम था जो फुस निकल गया। लेकिन अखिलेश यादव भी किसी पेन ड्राइव का जिक्र कर रहे थे, वो कब जारी करेंगे? देखिए पेन ड्राइव भी आएगी समय पर, लेकिन जितनी बातें कही गई थी वो, चाहे बिहार के आप इलेक्शन हो देख लीजिए, बाकायदा वो आंकड़ों के साथ हुआ था। अगर राहुल जी गलत थे तो उनको आप नोटिस देते कि आपने ये जो है गलत बात बताई थी, ऐसा नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने बताया तो चुनाव आयोग ने जांच करके क्या दिया, लेकिन चुनाव आयोग विपक्ष की बात को पहले ही दिन से नकार रहा है। हर बात जो भी अगर सुझाव चुनाव की आयोग बात तो कहेंगे कह तो रहा है उसको हमने टालेंगे। राजनीतिक दलों के साथ बैठक की, बैठक में राजनीतिक दलों की मांग थी कि मियाद बढ़ाई जाए, हमने इसको स्वीकार कर लिया। आपकी पार्टी नहीं थी क्या मीटिंग में? देखिए चुनाव जिस तरीके से पूरी एसआईआर प्रक्रिया है, तमाम खामियां हैं, अभी भी तमाम लोगों को दिक्कत हो रही है और अभी भी इतनी इतनी दूर उनके जो है सुनवाई हो रही है उनके नोटिस की कि ठीक है, लोग बहुत ठीक है, परेशान मोहम्मद हैं। साजिद जी। मैं गया परेशान हूं हैं, लोगों बूथों को पर, मैंने दिक्कतें हो रही देखा हैं। है सुनील लोगों त्रिपाठी की जी, 60-60 साल की इस- बेचारी इस- बुजुर्ग महिला परेशान ठीक है। है, इस बात से जो तो हम अपना सभी सरोकार रखते हैं कि अगर ये जो मियाद बढ़ाई गई है दूसरी बार, ये पहले ही अगर डिसीजन ले लिया गया होता, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर पहले भी ये माना जा रहा था कि इतने कम समय में ये जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन पहले दावा किया जा रहा था कि हमारी तैयारियां पूरी हैं, हम प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ले जाएंगे। अब 2 बार तारीख बढ़ा दी गई है। क्या ये नहीं लगता अगर ये फैसला पहले ले लिया गया होता तो जो बीएलओज जिनकी डेथ हुई अंडर प्रेशर आकर, जिन्होंने सुसाइड कर लिया, वो आज जिंदा होते? देखिए जो सवाल आप कर रहे हैं तेजी बिल्कुल सही है। चुनाव आयोग को सोच लेना चाहिए था, सबसे बड़ा आबादी वाला उत्तर प्रदेश है, इसमें एसआईआर प्रक्रिया इतने जल्दी हम आसानी से संपन्न नहीं करा पाएंगे। और अगर समय दे दिया होता तो वास्तव में जो दबाव में या अन्य कारणों से बीएलओ हमारे बीच में नहीं हैं, उनके परिवार दुखी नहीं होते। इस बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ अपने विचार के हिसाब से। राजनेता क्या करते हैं मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, शायद राजनीति भी इतनी ज्यादा नहीं होती जो राजनीतिक घमासान इतना मचा हुआ है जब से एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई है। साजिद भाई ने 2 सवाल किए अभी, एक नंगा नाच का, एक पानी का। तो इनकी एक बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि गाँव की स्थिति सबसे खराब है। हर घर नल तो लगा है लेकिन टोटी लगी है, पानी नहीं है। और अति बताना मैं चाह रहा हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपके नेशनल चैनल के माध्यम से के स्पून इंडिया लिमिटेड को जल निगम के प्रबंध निदेशक रमाकांत पांडे द्वारा करोड़ों काम दिया गया है, जबकि उसके खिलाफ जांच सीबीआई कर रही है, जेल भी गए वो लोग। और मजे की बात देखिए कि जिस रिवर फ्रंट के घोटाले की बात सरकार करती है, उस रिवर फ्रंट के घोटाले में वो हिमांशु गुप्ता जी अभियुक्त हैं और काम उनको दे दिया गया है। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि सब चंगा है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात जो भी साजिद भाई ने कही कि नंगा नाच की, तो साजिद भाई आपने भी देखा होगा कि बूथों पर कैसे हत्याएं होती थी, कैसे पिस्टल और राइफल्स कैप्चरिंग की जाती थी। आप भी वरिष्ठ नेता हैं, समाज सेवी हैं, आपने बखूबी देखा होगा कि बाक्सों के अंदर जो वोटर मतदाता बाक्स होते थे, उनके अंदर पानी डाल दिया जाता था कि कम से कम सही ढंग से काउंटिंग न हो पाए। अनवैलिड वोटों की प्रक्रिया चलती थी कि अनवैलिड वोट क्रॉस कर दीजिए, अनवैलिड वोट पड़ जाएंगे। तो ये तो शुरू से आप लोगों का काम रहा राजनेताओं का कि चुनाव प्रक्रिया को किसी भी प्रभावित करके अपनी सीट निकालना। मैं एक पक्ष से बात नहीं कर रहा हूँ आती जी, सारे राजनेताओं का जब चुनाव आदमी लड़ता है उसमें बिल्कुल एक जंग की तरह होता है, एन के प्रकार हमको विजय लेनी है। तो ये नंगा नाच जो आप कह रहे हैं ये तो हमेशा होता रहा। अब तो थोड़ा सा हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, अब सबके पास वीडियो है, लोग डरते भी हैं कि जैसे घटना करूंगा तुरंत वीडियो वायरल हो जाएगा। लेकिन उन बूथों पर मैंने भी देखा पिस्टल गोलियां चलते हुए, हमारे अधिकारी कर्मचारियों को मरते हुए और वोटर को मरते हुए हमने देखा है उत्तर प्रदेश में। यानी जिसके हाथ में सत्ता उसके लिए सब कुछ चंगा रहता है, और जिसके हाथ में सत्ता नहीं है, जो विपक्ष में है, उसके लिए हर चीज में आपत्ति वो खोज निकालता है जी। विवेक श्रीवास्तव जी, गांवों की स्थिति की आप बात कर रहे हैं और जो सुनील त्रिपाठी जी बात कह रहे हैं कि कई ऐसे गांव हैं लखनऊ के आसपास के गांव कई ऐसे हैं, मैं खुद वहां पर जा चुकी हूँ विवेक श्रीवास्तव जी, जहाँ केवल आप सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं। मैं तो बार बार कहता हूँ विवेक जी जो है वो विदुर है, बात पाक सच्चाई से अवगत कराते हैं, लेकिन
अंधे बहरे ऐसे बैठ गए हैं जो इनकी भी आवाज वहां तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। गाँव में देखिए हमारे सीतापुर में 2 टंकियां बनी गिर गई, पानी भरते भरते टंकियां रहा गई और उन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। गाँव में टोटी लगी, पानी नहीं आ रहा है। तो ऐसे जल मिशन जल निधि से क्या ठीक फायदा? है, और आप ये दावा कर रहे हैं कि भाई हमने इंटरनेट पहुंचा दिया है, हमने बिजली पहुंचा दी है, हर जगह प्रक्रिया जो है वो ठीक से सुचारू रूप से चल रही है। नहीं, बिल्कुल अदिति जी, मैंने पहली बार कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है हर घर नल हर घर जल। हम सबको आज़ादी के इतने वर्ष बाद अगर हमारी ये समस्या है कि हम प्रत्येक नागरिक को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, तो इस दिशा की ओर प्रधानमंत्री ने चिंतन किया और इस दिशा में उनके नेतृत्व मार्गदर्शन में देश प्रदेश सबने कदम बढ़ाए। उसमें कुछ शिकायतें हैं, मैं सुनील जी की बात को सिरे से नकार नहीं सकता, लेकिन उन शिकायतों पर कार्रवाई भी हमारी सरकार में हुई है। जो टंकियों का प्रकरण बता उसको जांच में थी, आप पूरा प्रकरण तो मुझे दीजिए, मैं उस पर भी कार्रवाई कराऊंगा। और विवेक श्रीवास्तव जी, आप कह रहे हैं कार्रवाई हुई है हमारी सरकार में। इंदौर जैसा शहर स्वच्छ भारत मिशन में जिसको पहला स्थान का तमगा दे दिया जाता है, वहां पर दूषित पानी पीने से मौतें हो जा रही हैं। लखनऊ जैसे शहर का ये हाल है कि दूषित पानी की खबरें जगह जगह से सामने आती रहती हैं, और आप कह रहे हैं हम सबको स्वच्छ जल देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप कह रहे हैं कि गाँव का हाल ऑल इज वेल है, इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंची हुई है, बिजली पहुंच रही है, इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है। जो चुनाव आयोग पहले कह रहा था 1 महीने में हम प्रक्रिया पूरी करा देंगे, अब लगातार दूसरी बार ये है जब एसआईआर की मियाद बढ़ानी पड़ रही है। ये पहले भी तो किया जा सकता था। आपको दर्द नहीं हो रहा क्या इस बात का कि बीएलओज जो मर गए, सियासत लगातार जोरों पर है, ये थम सकती थी ना, ये थम सकती थी। भारतीय जनता पार्टी ने ये मांग क्यों नहीं की? देखिए, बीएलओ की जो मृत्यु हुई उसके लिए कहीं न कहीं विपक्ष का गैर जिम्मेदाराना रवैया जिम्मेदार है। इसके पूर्व भी एसआईआर की प्रक्रिया अदिति जी बिहार में हुई, जहाँ तक मेरी जानकारी है हो अल्लाह तो इन्होंने किया, लेकिन वहाँ की प्रक्रिया को इस तरह से दबाव में नहीं ले पाए और प्रक्रिया संपन्न भी हुई, एक भी बीएलओ ने आत्महत्या नहीं की। तो पश्चिम बंगाल में जो बीएलओ का सुसाइड हुआ उसके पीछे कौन सा विपक्ष जिम्मेदार है, ये भी बता दीजिए। वहाँ पर सरकार जिम्मेदार है, यहाँ पर विपक्ष जिम्मेदार है, क्योंकि यहाँ पर आपकी सरकार है। मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। ये प्रक्रिया और आसानी से संपन्न हो सकती थी यदि विपक्षी दलों ने इसमें सहयोग किया होता। इन लोगों ने एसआईआर को लेकर इतना हवा खड़ा किया, मान लो एसआईआर न हो, लोगों के हो हल्ले की वजह से बीएलओ की मौत हुई, इनको लेकर के बार्डर भेजा जा रहा है। आप जिम्मेदार हैं, इसीलिए बीएलओ की जान गई। शुक्रिया साथी मीडिया पैनलिस्ट का कि नेहरू जी के बाद कम से कम विपक्ष भी जिम्मेदार हुआ, नहीं तो बेचारे नेहरू जी हर मामले में अभी तक जिम्मेदार थे। एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग करवाए, अफरा तफरी में शुरू ये करवाए, बाद में जब ये फंसने लगे तो फिर आगे डेट पे डेट बढ़वाते चले जाए और ये सब काम कराए। और विपक्ष अगर जनता की तकलीफों की बात करे कि उन्हें परेशानी क्यों हो रही है, तो इन सब चीजों के लिए विपक्ष जिम्मेदार है, क्योंकि उसने जनहित के मुद्दे उठाए हैं। इनके लिए तो साहब ये तो धन्यवाद के पात्र हैं, इतने काबिल लोग, इतने समझदार लोग, पता नहीं ये कहाँ थे अब तक। 10 साल से आए हैं तो देश तबाह कर चुके हैं, चाहे अर्थव्यवस्था हो चाहे विकास हो। आदमी सुरक्षित नहीं है, अधूरे पुल छोड़े हुए हैं। हिंदुस्तान का सबसे अच्छा शहर कहा जाता है कि साफ स्वच्छ है इंदौर, वहां पर देखिए कितने लोग मर गए पानी से, कहीं अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। नेहरू जी ने जो बनाया था, मोहम्मद साजिद जी, हमने चांद को छू लिया है, हमने आईएसएस पर कदम रख दिया है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भारत के कदम पड़ गए हैं, ये उपलब्धि गिनाएंगे। हम गड्ढे क्यों गिनवाएंगे जहां पर गड्ढों में गिर गिर कर मौतें हो जाती हैं जिस देश में? वो गड्ढे हमें क्यों नजर आएंगे? विवेक श्रीवास्तव जी, इनको बिल्कुल नहीं आएंगे। बताइए, आज भी ये कहते हैं सब अब देश सुरक्षित हाथों में, प्रधानमंत्री जी लोकसभा में सुरक्षित नहीं है। वहां स्पीकर कह रहे हैं कि साहब उनकी सुरक्षा को खतरा था। लोकसभा जहां पूरे देश के 543 सांसद पहुंचते हैं, वहां पर इतनी उसकी चारों तरफ कितनी लेयर में सिक्योरिटी है, फिर पीएम की सिक्योरिटी है, तो आप देखिए कहां सुरक्षा है। सही मायने में ये है कि देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। इसीलिए चाहे हमारे बांग्लादेश से रिश्ते खराब हो या और जो पास पड़ोस के जितने भी देश हैं या
रूस हो या अमेरिका हो, कहीं हमारी विदेश नीति हर मामले में फेल है। बाहर से लोग हथकड़ियां डालकर भेजे गए हैं। ये उस ट्रंप के लिए यहाँ भंडारे और साजिद वो जी, कर रहे साजिद थे, जी, साजिद उनके जी, लिए इस बात का पूजा जवाब पाठ हो तो रही आपने थी। दिया देखिए नहीं। उनके नहीं, कितने साजिद घिनौने जी, काम है। साजिद जी, विवेक श्रीवास्तव जी की इस बात का जवाब ही दे दीजिए कि भाई विपक्ष जिम्मेदार है, विपक्ष ने सहयोग नहीं किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ एसआईआर प्रक्रिया में। जी मुझे इनकी बात का जवाब दे लगातार आप दीजिए। केवल आपत्ति इनकी दर्ज बात कराते सुना। रहे, चली हल्ला जाए। मचाते रहे। एसआईआर में पहले ही दिन से पूरा सहयोग किया। बीएलए बनाए गए बीएलओ की सपोर्ट के लिए, और बीएलए बूथ पे बैठे, उन्होंने फॉर्म भरकर पूरी उनकी आधी दिक्कतें दूर की। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे गलत तरीके से उसको, ना ही उनको ट्रेनिंग दी गई, ना ही उनके पास फॉर्म पहुंचे। 15 दिन तक फॉर्म नहीं पहुंचे उनके पास, इसलिए ये दिक्कत आई। इसीलिए बेचारे बीएलओ और जब समाजवादी पार्टी से दबाव था। लेकर, नहीं साजिद जी, जब समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी तक ने वीडियो जारी करने शुरू कर दिए, एक के बाद एक कई वीडियो सामने आने लगे, तो मियाद बढ़ा दी गई, ये मान रहे हैं आप? देखिए, हम लोग जहां भी जनता की दिक्कत होगी, चाहे एसआईआर हो या यूपी के इनके जो स्कूल बंद करने की तैयारी थी 27,951, हम लोग चाहते हैं गरीब का बच्चा भी शिक्षित हो, देश का हर बच्चा शिक्षित हो। ये उससे किताब छीनना चाहते हैं। इन्होंने कितनी यूनिवर्सिटी बनवाई है, कितनी जो है, कितने कॉलेज बनवाए हैं, श्रीवास्तव जी, क्या कहीं नहीं क्या कहीं कोई कार्य नहीं हुआ है। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के स्वयं पर काम कर रही है? चुनाव आयोग को आप लोग बताते हैं कि उसको क्या करना है? जब कांग्रेस पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी तक ने वीडियो जारी करके आपको घेरना शुरू कर दिया, तब मियाद बढ़ गई एसआईआर की, ये कह रहे हैं मोहम्मद साजिद जी, दावा कर रहे हैं। निर्णय चुनाव आयोग का, चुनाव आयोग अपने चुनाव कर्मियों के फीडबैक के अनुसार तिथि बढ़ाने का निर्णय करता है। ये चुनाव आयोग को लगा कि नहीं थोड़ा समय बढ़ाना चाहिए, चुनाव आयोग ने बढ़ाया। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, वो सरकार के हस्तक्षेप की उसको दरकार नहीं है। दूसरी चीज में बता दूं, इन्होंने कहा कि अमेरिका से लोग हथकड़ी लगा के भेजे गए। भाई, जो अवैध प्रवासी हैं उनको कोई भी देश अपने यहाँ नहीं रखना चाहता, सिवाय हमारे देश के विपक्ष के, जो इनको पालना पोसना चाहता है, जो इनको बचाने के लिए वोट अधिकार यात्रा निकालता है, जो इनको बचाने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया में हुआ खड़ा करता है। केवल भारत का विपक्ष है जो ऐसे घुसपैठियों को पालना पोसना चाहता है। कोई देश, कोई समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी ने कई तमाम ऐसे वीडियोस रिलीज किए हैं जहां पर देखा जा रहा है। नहीं, विवेक श्रीवास्तव जी, प्रश्न ले लीजिए मेरा, प्रश्न सुन लीजिए विवेक श्रीवास्तव जी। आप ये कह रहे हो हल्ला मचा रही है विपक्षी दल। ये सारी प्रक्रिया आराम से हो सकती थी। ठीक है, आराम से प्रक्रिया हो सकती थी विवेक श्रीवास्तव जी, लेकिन अहम सवाल तो ये भी अब उठेगा ना कि जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार ये दावा कर रहे हैं और वीडियोस में लोग साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था, उसका बीजेपी से क्या ताल्लुक? तो भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं इस प्रक्रिया को घेरा कि भाई कैसे फॉर्म 7 इस तरीके से जमा किए जा रहे हैं? ये काम तो आपके जो बीएलएज है, जमीनी स्तर पर काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं, वो भी तो ये काम कर सकते थे ना, जैसे पीडीए प्रहरी काम कर रहे हैं, सच सामने लेकर आ रहे हैं कि क्या चल रहा है फॉर्म 7 के अंदर। ने काम किया है, हम इनकी तरह नौटंकी थोड़ी कर रहे हैं, ये प्रक्रिया को डिरेल करना चाहते हैं, हुआ खड़ा कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं क्या मोहम्मद साजिद जी? जी साजिद जी, नौटंकी कर रहे हैं आप? कि आप नौटंकी कर रहे हैं? जवाब दीजिए। सबसे पहली बात, बंगाल में बहुत चीख रहे थे घुसपैठिए हैं, कितने घुसपैठिए निकले? 10 साल से इनकी सरकार है, 100 लोग ऐसे निकले जिनको ये बाहर कर दे। अरे और ये तो इनके पास केवल नफरती भाषणों के अलावा, नफरती बातों के अलावा और कोई चीज नहीं है। हमारे मन में नफरत अब ये थोड़ी देर में पाकिस्तान पे आएंगे, जिस पाकिस्तान में बिना बताए पाकिस्तान से सीधे प्रधानमंत्री जी की बेटी की शादी में पहुंच गए थे। कोई और देश का चला जाता और रेल भेल देंगे। लेकिन नेहरू जी ने जो खड़ा किया उसको बेचने का काम ये करेंगे। जहां कोई खामी, जहां इनसे चलेगा नहीं, वही हिसाब किताब। एक कहावत है गांवों में कही जाती है, नाचना आवे ना आंगन टेढ़ा। सरकार चला नहीं पा रहे हैं, 2 उद्योगपतियों के इशारे पे सरकार चल रही है और आप एसआईआर की बात कर रहे थे। ये बताइए
कितने लोग घुसपैठे निकले आप 10 जनता साल में। के फैसले अरे 10 साल को से आपकी प्रश्न सरकार लगा है रहे हैं। केंद्र में, बल्कि और 11-12 साल जनमत हो का गए, अपमान 12 कर साल रहे हैं। आपको, 12 साल में कितने लोग निकाल पाए? आप जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बच्चों के साथ आपके गृह मंत्री जी के परिवार के लोग व्यापार करेंगे, कारोबार करेंगे, दुबई में बैठ के वहां के लोगों के साथ कारोबार होंगे और चाइना के लोगों के साथ कारोबार होंगे। बाकी आप देश के लोगों से कहेंगे कि मेड इन इंडिया चाइना झालर, आपके कार्यालयों पे चाइनीज झालर टंगी होगी, दीपावली पे आपके घरों में टंगी होगी। बाकी हिंदुस्तान से कहेंगे ना, चाइना के सामान का बहिष्कार कर दिए, चाइना को आप लगातार जमीनें दे देंगे, वो हिंदुस्तान में घुसता चला आ रहा है। हिंदुस्तान में आप कहेंगे इस बार जो है वो चाइना के हर चीज में कहते आप जो है विरोध करिए, चाइना के साथ आप कारोबार करिए। तो दोहरी नीति आप भाई चाइना से जनता को कोई कब नई तक बेवकूफ नीति हमारे बनाएंगे? सरकार में अरे महंगाई आप कहाँ ले आए? आप कह रहे हैं महंगाई की श्रीवास्तव जी, आप साजिद जी, की बार मोदी बिहार का पूरा डॉलर चुनाव, पहुंच गया, बिहार का प्रांत पूरा दल पे चुनाव करीब। इसी बेसिस पे लड़ा गया, घुसपैठिए तमाम नेता जो है घुसपैठिए का राग अलापते रहे, लेकिन कितने घुसपैठिए मिले ये अभी तक पता नहीं चला। यही उत्तर प्रदेश में होगा क्या? हमसे सवाल है जी देखिए रीति जी, घुसपैठिया पकड़ना चुनाव आयोग का काम नहीं है। चुनाव आयोग का काम भारतीय नागरिकों में से मतदाता सूची का निर्माण है। जो इस सूची में नहीं आ रहा है, किन्हीं कारणों से कट रहा है, ठीक है, ये चुनाव वो आयोग का काम घुसपैठिया नहीं ही है, ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। यही विपक्ष भी चिल्ला रहा था कि चुनाव आयोग का काम नहीं है घुसपैठिया पकड़ना। हाँ। जब आपकी पार्टी के तमाम लीडर्स ये हल्ला मचा रहे थे कि घुसपैठिए जो है उनको बख्शा नहीं जाएगा, घुसपैठियों कहाँ को चुन बख्शा चुन जा कर रहा? निकाला जाएगा। उत्तर प्रदेश में कितने योगी घुसपैठिए मिले थे बिहार उत्तर में? प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने हर मंडल में डिटेंशन सेंटर इन्हीं के लिए तैयार करवाए हैं। धरपकड़ हो रही है, कुछ तो झुग्गिया छोड़ छोड़ के भाग गए हैं। कितने पकड़े उस पे गए हैं? काम चल रहा है, उस पे काम चल रहा काम है। कब तक चलता रहेगा? 27 के चुनाव तक क्या? सुनील त्रिपाठी 27 के चुनाव जवाब तक दीजिए। एक एक घुसपैठिया हम बाहर करने के लिए संकल्पित ठीक है। तो पकड़ के बाहर ठीक है, विवेक करेंगे। श्रीवास्तव जी। विपक्ष सुनील चाहे जितना त्रिपाठी जी, उनको जल्दी से। संरक्षण देने की कोशिश करे, हाँ। एक भी बांग्लादेशी रोहिंग्या उत्तर प्रदेश में दिखाई जल्दी नहीं से देगा। फाइनल कमेंट दीजिए सुनील त्रिपाठी जी। बात SIR पे थी और रोहिंग्या पे आ गई। बिल्कुल सही कि रोहिंग्या के नाम पर ही बिहार में काफी वोट भाजपा को मिले। ये हम निकाले, जितने रोहिंग्या हैं, घुसपैठिए हैं, इन सबको निकाला जाएगा। लखनऊ में दावा कर रहा हूं कम से कम 1-1.5 लाख रोहिंग्या घुसपैठिए रह रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी तक पुलिस जाती है, फॉर्मेलिटी करके चली जाती है। विवेक जी मेरी समझ से 2-4 पत्र भी लिख चुके सरकार को, लेकिन वो रोहिंग्या आज भी विराजमान है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और ये देश बस के एक लिए माहौल बन गया। माहौल बन गया। ये देश के लिए खतरा है। जैसे कभी आप, मुझे याद आता कि राम मंदिर था, सारी राजनीति प्रेरित थी उसी के ऊपर। सर्वोच्च न्यायालय ने मंदिर बनवा दिया, राजनीति बंद हो गई। इस पर भी सरकार नहीं चाहती कि पूरा कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई करने के पे आ जाए पुलिस, अदिति जी, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि सुबह रोहिंग्या थानों गेट मिलेंगे और अंदर लाकअप मिलेंगे, अपनी झुग्गी ठीक है, झोपड़ी नहीं मिलेंगे। मोहम्मद साजिद जी जल्दी से फाइनल कमेंट दीजिए। क्या अब एक सेकंड SIR पर बोलिए। कलेश खत्म होगा? देखिए अदिति जी, अभी साजिद भाई ने कहा कि राहुल चुनाव आयोग एक एक जो पात्र है उसका SIR की सूची में नाम शामिल नहीं हो जाएगा। और जो भारतीय जनता पार्टी गलत तरीके से SIR प्रक्रिया को कर रही है, जिन लोगों के नाम कटवाने का काम कर रही है, कुछ लोगों को शामिल कराने का काम कर रही है, जब तक ये करती रहेगी समाजवादी पार्टी प्रदेश की जनता के लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़ती रहेगी और आगे भी लड़ेगी और लड़ रही है। यानी अभी SIR पर खत्म विवाद नहीं हुआ है। विवेक श्रीवास्तव जी जल्दी से फाइनल कमेंट दीजिए अपना। देखिए अदिति जी, चुनाव आयुक्त ने डेट बढ़ाई है और नियम भी क्लियर किए हैं कि 10 फार्म से ज़्यादा एक दिन में नहीं लिया जाएगा। मुझको लगता है कि इस तरह के कदम जो चुनाव आयोग ने उठाए हैं, ये SIR की शुचिता को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है। इसके बाद किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए और SIR की प्रक्रिया विधिवत संपन्न हो। हम सब यही चाहते हैं। मतदाता सूची का पुनरीक्षण अति आवश्यक है। जो भी गलत लोग मतदाता सूची में, चाहे बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, जिन कारणों से हैं, उनको इस सूची से बाहर होना चाहिए और वो हो के रहेगा। ठीक है, सुनील त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कहना चाहता, देखिए अभी साजिद भाई कह रहे थे कि राहुल जी जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं। राहुल जी पे चर्चा करते करते मीडिया भी थक गई है,
अगर एक बार आप कहते हैं अखिलेश जी ऐसी बात कर रहे तो मान लेता, देखिए अखिलेश जी ने कल एक टिप्पणी की कि मेरे पास पेन ड्राइव है तो हो गई अदिति जी, लेकिन राहुल जी कितने बम लेके आए, कहाँ फूटे, कहाँ चले गए, पता ही नहीं। राहुल गांधी की बातों पर भरोसा नहीं है, अखिलेश यादव कह रहे हैं तो ठीक होगा। शाहिद भाई आप अखिलेश जी की बात करें तो मैं भी विश्वास मानो, जो कहेंगे वो करेंगे, लेकिन ठीक है, पार्टी के बिल्कुल। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि उनके पास पेन ड्राइव है और उसमें बहुत बड़ा खुलासा जो है वो कर सकते हैं उस पेन ड्राइव के जरिए। देखना अहम होगा कि कब वो पेन ड्राइव सामने आती है और उस पेन ड्राइव में क्या कुछ निकल कर आता है, कौन सा ऐसा सबूत है, और क्या अखिलेश भी ममता की तरह सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या नहीं। फिलहाल इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया की मियाद एक बार फिर से बढ़ गई है। अब दावे और आपत्ति दर्ज करने के लिए 6 मार्च यानी 1 महीने की अतिरिक्त जो तारीख है वो तय की गई है, अतिरिक्त समय दिया गया है आपको। अगर आप के भी कोई क्लेम है, कोई दावा है या कोई आपत्ति दर्ज कराना चाहता है तो वो दर्ज कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ फॉर्म 7 पर भी बहुत बड़ा फैसला लिया है चुनाव आयुक्त ने उत्तर प्रदेश के। देखने अहम होगा कि इसके बाद क्या एसआईआर प्रक्रिया पर जो कलेश लगातार छिड़ा था, घमासान सियासी, वो थमेगा या फिर अभी भी एसआईआर सिर का दर्द बना रहेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।